नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तब तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि तुलसीदास जी, आज उनकी रचनाओं के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। और एनसीईआरटी में तुलसीदास जी के ऊपर प्रॉपर एक चैप्टर है और एनसीईआरटी के जो प्रश्न है वो केवीएस में बहुत ज़्यादा आते हैं, 70% क्वेश्चन आते हैं। साथ ही साथ अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, D2+B की तैयारी कर रहे हैं, बीएसएससी की, यूजीसी की, नेट की, आप कोई भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी साहित्य आता है, तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए कंपलसरी है, अनिवार्य है फ्रेंड्स, क्योंकि कहीं ना कहीं से भक्ति काल में तुलसीदास जी का प्रश्न आता ही आता है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से। और इसलिए इनकी जितनी भी रचनाएं हैं आज हम आपको उनके बारे में बहुत ही शॉर्ट में, बहुत संक्षिप्त रूप से बताने जा रहे हैं। तो ये छोटा सा वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। एक बार जल्दी से लाइक और शेयर कर लीजिए और टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत होते रहते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले तो जो तुलसीदास जी हैं उनका जन्म वर्ष, क्योंकि कभी कभी पेपर में आपको यह भी प्रश्न आता है कि दिए गए जो साहित्यकार हैं उनका जन्म वर्ष के अनुसार कालानुक्रम उन्हें लिखिए। तो तुलसीदास जी का जो जन्म था फ्रेंड्स, वो मतलब जो अभी अनुमानित है कि 11 अगस्त 1511 में हुआ था, जिसको हम विक्रम संवत में क्या कहते हैं, 1568 विक्रम संवत। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स पेपर में कि आपसे विक्रम संवत पूछा गया या ईस्वी पूछा गया। और श्रावण शुक्ल सप्तमी जिस दिन शुक्रवार था, उस दिन तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। और उन्होंने कुल 12 प्रमाणिक ग्रंथों की रचना की है, जिसमें से 5 बड़े और 7 छोटे ग्रंथ थे। तो यहाँ पे स्पेशली 12 प्रमाणिक ग्रंथ, क्योंकि कई जगह पर देखिए ये अनुमान लगाया जाता है उनके ये ग्रंथ है, उनके ये ग्रंथ है, लेकिन जो प्रमाणिक है, जो प्रूव्ड है, वो है 12। तो आज उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। और जस्ट शॉर्ट में छोटी छोटी रचनाएं, जैसे कि सबसे पहले वैराग्य संदीपनी, और इनका फ्रेंड रचना काल प्रॉपर यहाँ पे लिखा हुआ है। वैराग्य संदीपनी का जो रचना काल है संवत 1626-27। उसकी भाषा क्या थी? उसकी भाषा थी ब्रज। फिर उसमें छंद कौन कौन से थे? दोहे, सोरठा, चौपाइयाँ, और ये एक मुक्तक काव्य था। तो फ्रेंड्स एक्चुअली ये वाला वीडियो ये बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? जैसे केवीएस के पेपर में क्वेश्चन आया था प्रॉपर कि तुलसीदास जी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, और वहां पे प्रॉपरली पूछा गया था कि ये उनका गीति काव्य है, ये उनका मुक्तक काव्य है, ये इसकी भाषा ब्रज है, इसकी भाषा अवधि है। तो इसलिए ये टॉपिक तो आपके लिए अनिवार्य है ही है। उसके बाद रामाज्ञा प्रश्नावली। एक्चुअली फ्रेंड्स ये जो रचना है ना रामाज्ञा प्रश्नावली, इसमें ज्योतिष का वर्णन है। ओके, तो ये भी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। इसका रचना काल देखिए 1627-28, और बिल्कुल सीरीज वाइज हमने रचनाएं लगाई हुई हैं। तो इसकी भाषा क्या है? अवधि। और इसमें केवल दोहे थे, और ये भी मुक्तक आपका काव्य था। और देखिए मुक्तक काव्य होता क्या है फ्रेंड्स, जिनको नहीं पता मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ, पता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मुक्तक काव्य ये होते हैं जहाँ पे पहला जो मतलब दोहा या चौपाई या कोई भी रचना है वो दूसरी रचना से इंडिपेंडेंट है। जैसा कि आपने कबीर के दोहे पढ़े हैं, ठीक है ना, पहला दोहा दूसरे दोहे से बिल्कुल भिन्न है, वो अलग है, वो अलग है। बिहारी सतसई सबसे बड़ा मुक्तक काव्य, लेकिन जो प्रबंध काव्य होते हैं, चाहे वो खंड काव्य हो चाहे महाकाव्य, उसमें ये होता है कि पूरी एक रचना होती है जैसे कहानी के रूप में, उसके अलग अलग भाग नहीं होते, वो सारे एक ही कहानी को रिप्रेजेंट करते हैं। बस यही अंतर है आपका प्रबंध काव्य में और मुक्तक काव्य में। उसके बाद फिर है रामलला नेहचू। ये सबसे छोटा माना जाता है फ्रेंड्स, सबसे छोटी रचना रामलला नेहचू ही मानी जाती है तुलसीदास जी की। तो इसमें फ्रेंड्स ये 1628-29 में लिखा गया। ठेठ अवधि इसकी भाषा थी, 20 सोहर इसमें जो छंद है, और प्रबंध काव्य था। फिर जानकी मंगल, देखिए ठेठ अवधि 216 सोहर और प्रबंध काव्य, और खंड काव्य देखिए महाकाव्य नहीं है जानकी मंगल, ये आपका खंड काव्य। ये भी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा खंड काव्य नहीं है, निम्न में से कौन सा महाकाव्य है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसी प्रकार रामचरितमानस, भाई सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता ही आता है। तो 1613 अवधि भाषा है, चौपाइयाँ और कड़वक शैली में है फ्रेंड्स। ये देखिए कड़वक शैली, कड़वक शैली क्या थी? कड़वक शैली वो थी फ्रेंड जब दोहों और चौपाइयों का ना एक प्रॉपर प्रबंध होता है कि इतनी चौपाइयों के बाद ही दोहा आएगा। तो पहले तो मतलब भक्ति काल को इसलिए साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है कि इतनी मतलब ऐसी श्रेष्ठ रचनाएं, जो साहित्य की सर्वश्रेष्ठ रचनाएं हैं, वो भक्ति काल में लिखी गई इतने प्रबंध के साथ। फिर पार्वती मंगल, ठीक है ना, 1643 में अवधि भाषा में लिखा गया। इसमें मंगल हरि गीति का छंद है, और ये भी प्रबंध काव्य लेकिन खंड काव्य है। उसके बाद देखिए बस इतना सही है। कृष्ण गीतावली, कृष्ण गीतावली की रचना है ब्रज, इसमें 61 पद है, और ये गीति काव्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी फ्रेंड्स आपका D+B TGT में और यूपी TGT में आया फ्रेंड्स, यूपी TGT में, यूपी TGT और PGT का शायद से क्वेश्चन था, PGT का क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा गीति काव्य नहीं है।
तो कभी कभी हम रचनाओं की बहुत डिटेल में नहीं जा पाते, लेकिन पीजीटी के पेपर में, यूपीएलटी ग्रेड के पेपर में, जो बड़े लेवल के होते हैं, यूजीसी में, नेट में, जेईटी में, उन सब में इतना डिटेल पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा गीति काव्य नहीं है। तो देखिए ये जो है कृष्ण गीतावली, गीतावली और विनय पत्रिका, ये तीनों की तीनों जो है वो आपके गीति काव्य थे। उसके बाद गीतावली की भाषा भी ब्रज, विनय पत्रिका की भाषा भी ब्रज। उसके बाद आता है दोहावली। दोहावली की भाषा भी ब्रज है और उसमें दोहे, सोरठे ये सब है, और ये मुक्तक काव्य है, दोबारा से मुक्तक काव्य है फ्रेंड्स। फिर आपका बरवै रामायण, नाम से स्पष्ट है इसमें बरवै छंद है और ये भी मुक्तक काव्य। और लास्ट में आता है हनुमान बाहुक। और ये अगर आपको नहीं पता, हनुमान बाहुक इसलिए लिखा गया था, उन्हें अपनी मतलब शारीरिक जो पीड़ाएं थी उनसे मुक्ति चाहिए थी, तो हनुमान बाहुक लिखा गया ब्रज भाषा में। बरवै रामायण अवधि में है, ठीक है, और ये भी मुक्तक काव्य था। तो इसलिए फ्रेंड्स ये सारी जो जानकारी है कि उसकी भाषा क्या थी, सबसे महत्वपूर्ण, वो मुक्तक काव्य था या प्रबंध काव्य था, प्रबंध काव्य में भी वो आपका खंड काव्य था या महाकाव्य था, और फिर क्या वो गीति काव्य था या नहीं था। तो ये जो सारी जानकारी होती है ये पेपर में आपको किसी भी रूप में पूछी जा सकती है। तो ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो के लिए टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। और वैसे हिंदी का सेशन दोपहर को 3 बजे डेली होता है, तो उसको आप जरूर अटेंड कर सकते हैं। खैर, जाते जाते एक प्रश्न का उत्तर अवश्य दीजिएगा। तुलसीदास को हिंदी की लता में खिलते हुए विश्व की कविता के बगीचे में फूलों की सबसे सुगंधित शाखा किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल जी ने, रामकुमार वर्मा, प्रेमचंद या फिर निराला जी ने? तो ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।